नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज बात करेंगे शेयर बाजार में गिरावट की, इसके पीछे क्या कारण है और इसके प्रभाव की। कारण विश्व बाजार में आए भूचाल का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी शेयर बाजार इस संभावित मंदी से सहमे हुए हैं और निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अमेरिका के साथ यूरोप के बाजारों में ने भी पिछले सत्र में बड़ी गिरावट झेली और सभी प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज लाल निशान पर बंद हुए। इसका असर भारतीय बाजार पर पिछले सत्र में भी देखने को मिला था। भारतीय बाजार में पिछले 5 सत्रों में निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आखिर विश्व के शेयर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह क्या है? अमेरिकी फेडरल बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का भारतीय बाजार पर कैसा होगा असर? मुद्दा आपका में आज इसी पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएमसी समूह के एमडी सुभाष चंद्र अग्रवाल जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मैं बात करूंगा CII जापान समिति के सह अध्यक्ष भरत जोशी जी से, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही बात करेंगे PhD CCI के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर SP शर्मा जी, उनसे भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि शेयर बाजार का क्या हाल है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत सुभाष जी मैं आपसे करूंगा। जो स्थिति उभर के सामने आ रही है, दुनिया भर का जो शेयर बाजार है उसमें भूचाल आया हुआ है, हलचल मची हुई है, वजह क्या है? देखिए जी, अभी फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 75 पैसा और इन्फ्लेशन वहाँ पे काफ़ी हाई हो गया है 8.5% के करीब। और आप चाइना ने अपना ड्यू टू कोरोना अपने शहर बंद कर दिए हैं, प्रोडक्शन रोक दिए हैं। इससे भी बार बार वहाँ कोरोना एलैप्स हो रहा है, जो कि चाइना एक वर्ल्ड फैक्ट्री है यू कैन से, उसमें दिक्कत आ रही है। तो सप्लाई डिसरप्शंस यू कैन से बहुत हो रहा है। और इंडिया के अंदर ये सब होते हुए भी है नहीं, इंडिया में भी RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। एक इमरजेंसी मीटिंग RBI ने पहले की थी मई 4 को, उसमें हमने बढ़ा दिया। फिर जून के अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ाया, तकरीबन 90 पैसा 2 महीने में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। और आगे भी इंडिकेशन फेड ने भी दिया है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकते हैं 1-1.5% तक, और इंडिया ने भी दिया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अमेरिकी बैंक का जो ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला है, उसका भारतीय बाजार पे क्या असर हो रहा है और दुनिया भर में क्या असर हुआ है, ये अपने में एक बड़ा मुद्दा है। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भरत जोशी जी, अगर अमेरिका के बैंक में का ब्याज दर बढ़ाता है कोई बैंक और यूरोप में उसकी हलचल होती है, उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? धन्यवाद मनोज जी। तो जो आपने बात करी अमेरिका के ऊपर, तो वहाँ पर यह है कि अगर वहाँ के इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो निवेशकों के लिए अमेरिका और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है जी। तो इसलिए ये जो FPI है, जो ये हॉट मनी है, जो बहुत जल्दी किसी देश के मार्केट्स में आता है और उतनी जल्दी जा भी सकता है, तो इस क्योंकि वहाँ पर उनके रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो वो वापस लौट जाते हैं फटाफट। दूसरी आपने बात करी यूरोप की। अब यूरोप में दरअसल 2-3 चीज़ें हैं, और अगर मैं बिल्कुल सीधे ही बात करूं तो थोड़ा सा भय का या डर का हल्का सा माहौल शायद पैदा हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो अभी जो सिचुएशन है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये सर्दियों तक, विंटर तक ये ना खत्म हो। अगर ये नहीं होता, आप जानते हैं कि यूरोप में जो उनका एनर्जी डिमांड है गैस का, घरों में और हर जगह गर्म करने के लिए, तो वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो उनका जो पीक डिमांड है एनर्जी का, बिजली का, गैस का, अगर वो उस टाइम तक ये यूक्रेन का मसला नहीं सुलझ पाया, तो फिर अभी आप देखिए $120 के आसपास, $120 के आसपास
ये क्रूड ऑयल पर बैरल का रेट है, जी। एक साल पहले केवल कोई $74 का रेट था। तो ये जो बढ़ता हुआ जो प्राइस है ऑयल का, इससे भी बहुत ज्यादा एक भय और इससे निवेशकों को चिंता होती है। जी। तो ये अमेरिका और यूरोप की आपने दोनों बात करी, मैं एक सेकंड लूंगा। जी। जी। तीसरा ये है कि जो सप्लाई चेन डिस्रप्शंस हुए हैं पैंडेमिक से लेकर अब तक, ये चले जा रहे हैं और हो सकता है अभी किसी को पता नहीं क्या होने वाला। जैसे आप तीसरा, मैं अगर इंट्रोड्यूस करूं जो आपने नहीं कहा चीन के बारे में, जो वहां पर अभी लॉकडाउन हुए, उससे भी ये डिस्रप्शंस कुछ बढ़ते ही रहे। तो सॉरी मैंने आपकी बात काटी, बट ये 2-3 जुड़े हुए इश्यूज थे। जी। जी। जाहिर तौर पे कि चीन का भी एक अपना बड़ा मसला है, लेकिन मैं भारतीय बाजार को लेके जरूर आपसे जानना चाहूंगा। भारतीय बाजार की बात मैं करूं तो उसके सामने इस समय कैसी चुनौती है, क्योंकि अगर अमेरिकी फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है तो उसका असर शेयर बाजार पर दिख रहा है, भारतीय शेयर बाजारों पर दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की जो स्थिति है वो सबको मालूम है। जी, तो दरअसल ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा। ये जो सिचुएशन है ये कोई मेड इन इंडिया सिचुएशन नहीं है, जी। लेकिन इंडिया में इसका असर आएगा। अब हम कुछ चाहे कर सके या ना कर सके, जो यूक्रेन में होगा या चीन में होगा या फिर अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा या उनके जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पर ज्यादा या कम पैसे लगाए, उससे बेसिकली हमारे शेयर बाजार को कुछ असर पड़ेगा उसका। लेकिन फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है इंडियन इकोनॉमी के और शेयर मार्केट्स के। तो हो सकता है कि एक दिन से दूसरे दिन तक हमें लगे कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि फंडामेंटल्स भी मैटर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि कुछ बाहर हो रहा है उसी से सब कुछ होगा। आई थिंक हमारी भी कुछ स्ट्रेंथ्स है जिससे थोड़ा उसको हम मॉडरेट कर सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे हालात को, क्योंकि जो यूरोप की स्थिति है, अमेरिका की स्थिति है, वहाँ के शेयर बाजार की स्थिति है, बाजार की स्थिति है, उसमें काफ़ी हलचल मची हुई है, शेयर बाजार काफ़ी गिरावट पर है। आप कैसे देखते हैं पूरी हालात को, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का सवाल है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जी बिल्कुल मनोज जी, जो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से सभी फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल हुई है, और क्योंकि सभी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है, स्टॉक मार्केट्स, उनका आपस में बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर होता है, क्योंकि लिक्विडिटी इनको ड्राइव करती है। मेजरली जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वही मार्केट्स को ड्राइव करती है, चाहे वो भारत की मार्केट हो, चाहे वो अमेरिका की मार्केट हो, चाहे यूरोप की मार्केट्स हो। तो अभी हुआ क्या है कि पीछे जो कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टिमुलस दिए गए, और उस टाइम पे जो लो बेस इफेक्ट था, जब इन्फ्लेशन भी नेगेटिव था और ग्रोथ रेट भी नेगेटिव ट्राजेक्टरी में थे, तो भी एक लो बेस इफेक्ट की वजह से भी इन्फ्लेशन वापस बहुत तेज गति से बढ़ा, और दूसरा जो लिक्विडिटी थी उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में बहुत तेज गति आई, और इन्फ्लेशन ने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज को चैलेंज कर दिया। आप देखेंगे कि अमेरिका में 40 इयर्स हाई इन्फ्लेशन है, और इंडिया में भी 15 साल के उच्च स्तर पे इन्फ्लेशन चला हुआ है। तो हम ये समझते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन की मार जो फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर पड़ी है, हुआ क्या है कि सभी इकोनॉमीज ने अपने जो पॉलिसी स्टिमुलस दिए गए थे, जो इंटरेस्ट रेट कट किए गए थे, वो रिवर्स करने शुरू कर दिए हैं। टेपरिंग शुरू हो गई है। यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए हैं। भारत ने पहले एक नी जर्क रिएक्शन किया, आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ाया, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट से और बढ़ा दिया। तो इससे जो मेजर थ्रस्ट है, जो सभी बैंक्स हैं, जो उनका सिंक्रोनाइज्ड जो ये एफर्ट है, वो ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं, जहां पे जो मीडिएटर्स हैं, जो पोजीशंस को होल्ड करके खड़े हैं, जो जब उनका कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा होगा तब वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस डिसलिरेट करना शुरू करेंगे। और दूसरा, डिमांड साइड से जब प्रोड्यूसर के पास डिमांड नहीं जाएगा तो प्रोड्यूसर्स भी कम बाइंग करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से रॉ मटेरियल की, तो प्राइसेस डिसलिरेट होने शुरू होंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो उस प्रोसेस में अभी कितना टाइम लगता है ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मार्केट्स में उस टाइम तक हलचल चलती रहेगी जब तक ये प्रोसेस स्टेबलाइज नहीं होता, जब तक इन्फ्लेशन अपना जो रवैया
है वो नरम नहीं करता, उस टाइम तक जी मार्केट्स में काफी जद्दोजहद रहेगी और वॉलेटिलिटी का माहौल रहेगा। जी और मार्केट्स में से भाई जैसे सबका ये जैसे यूरोप के मार्केट्स गिरे, डॉ जोन्स में गिरावट आई, भारत में गिरावट आई, तो हुआ क्या है कि जैसे ही यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट, फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो जो वहां का यील्ड कर्व है तो काफी हाई चला जाता है, जो डिमांड फॉर डॉलर है वो इंक्रीज हो गई, डॉलर बहुत स्ट्रेंथन हो गया, जिसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज हैं उनके ऊपर मेजर इंपैक्ट आया, और जो रिटर्न ऑन मनी है वो कम हो गया, जो यील्ड कर्व है वो स्ट्रांग हो जी गई बिल्कुल एडवांस्ड इकोनॉमीज में, तो यहाँ से जो कैपिटल आउटफ्लो है वो होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल तो ये उथल पुथल है, वॉलेटिलिटी है, थोड़ी दिन रहेगी, लेकिन जैसे कि जो पहले के स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया कि हमारे फंडामेंटल स्टॉक है, वी आर द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जी तो हम वापस जो अपना कैपिटल बिल्कुल। फ्लो है उसको मैं अट्रैक्ट कर मैं पाएंगे इसी और बात हमारी को मार्केट्स वापस इसी फिर बात को ही होंगी। आगे बढ़ा रहा हूं, इसी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। सुभाष जी, जो यूरोपीय शेयर बाजार है या अमेरिका का अपना आर्थिक तंत्र है या उसके अपने बैंकों की स्थिति है या इन्फ्लेशन का मुद्दा है, भारत का जो बाजार है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कोविड के समय भी तमाम तरह के सवाल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन वैश्विक स्तर पे ये जो चुनौतियां हैं, वो चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, रूस या यूक्रेन के बीच युद्ध की बात हो, या चीन के भीतर जो भी आर्थिक इस समय स्थितियां बन रही हैं वहाँ पर कोरोना संक्रमण के कारण, वो भी जो भी असर हो, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से भारतीय संदर्भ में अगर मैं बात करूं, हमारे लिए कितनी सावधानी की बात है, कितनी सचेत रहने की बात है, क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए क्या है कि ग्लोबली यदि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे अभी सिचुएशन है, S&P स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्स 500 इंडेक्स ये 20% से ज़्यादा गिर चुका है टॉप से। यदि 20% से ज़्यादा गिरता है तो हम इसको कहते हैं बियर फेज। तो अभी बियर फेज है या नहीं है, क्योंकि 20% से थोड़ा ही गिरा है, 20% से है, तो अभी इस पे तो डिबेट है कि ये बियर फेज आया है या नहीं आया। और लेकिन क्या है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो यहाँ पर FI की जो सेलिंग है वो यहाँ बढ़ गई। इन्होंने 3-4 लाख करोड़ का माल लास्ट 5-6 महीने में बेचा है, तो वो पैसा यहाँ से निकल के US चला गया और US डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, इंडियन रुपी वीक हो गया। तो क्योंकि अगेन लिक्विडिटी प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन शेयर मार्केट जी। लेकिन हमारा मार्केट आज भी स्टैंड कर रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पैसा काफ़ी बाई किया है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी मात्रा में ऐड हुए हैं लास्ट 2-3 साल में कोविड के टाइम में, और इससे इतना मार्केट नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए। तो दूसरे मार्केट यूरोप के और US के गिरे हैं। और हमारी जैसे भी बताया है, हमारी फंडामेंटल शेयर मार्केट में फंडामेंटल इकोनॉमी, ग्लोबल लिंकेज, ये सब वर्क करती है। और जैसे चाइना के अंदर प्रोडक्शन बंद है या कम है तो उससे भी मिसमैचेज, सप्लाई के अंदर मिसमैचेज हो रहा है। यूक्रेन और रशिया का वॉर है, इससे भी सप्लाई में मिसमैच हो रहा है। जैसे अभी हम बात सुन रहे हैं कि गेहूं की प्रोडक्शन यूक्रेन और रशिया करता था मेन, और इंडिया ने पहले इतने एक्सपोर्ट नहीं किए थे क्योंकि इंडिया का नॉर्मली गेहूं थोड़ा महंगा रहता है, और अब बहुत अच्छा स्कोप है उसको एक्सपोर्ट करने का। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ काफ़ी डिमांड में कर रही है। इसी प्रकार क्रूड के अंदर भी रसिया को नेचुरल गैस और क्रूड यहाँ पे सप्लाई करता था यूरोप में, वहाँ सैंक्शन लगने से उनकी सप्लाई नहीं होगी, तो क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरलिंकेजेज हैं। कॉमोडिटी के प्राइस, कॉपर के प्राइसेस गिरे हैं, ऐसे बहुत सारी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़े भी थे, अब वापस गिर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम होने से चाइना के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन कुल मिला के इंडिया का अभी मार्केट फिर भी इतना डाउनवर्ड ट्रेंड पे नहीं है, डाउनवर्ड हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ ड्यू टू फंडामेंटल यहाँ पे वो स्टेबल होने की कोशिश में है, और एक अपॉर्चुनिटी टू बाई टू फंडामेंटल इन्वेस्टर्स एक बनी है। जो हमारे फंडामेंटल्स है वो बहुत मजबूत हैं। शेयर बाजार की बात हो या आर्थिक दृष्टि से बात हो, ये बात ठीक है। अगर उसकी बात मैं कहूँ कि आयात पर किस तरह का असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा और अमेरिका में इस तरह के फैसले अगर होंगे तो किस तरह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित होगी, या भारत के लिए किस तरह से आगे सावधानी के साथ चलने का समय है?
क्या देखते हैं आप स्थितियों को? कि जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत स्ट्रांग हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग इकोनॉमी कहा जाता है, वो बात बिल्कुल सही है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। अभी $600 अरब से ज्यादा के हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे। अभी थोड़ा असर आएगा क्योंकि मार्केट से थोड़ा आउटफ्लो रहेगा। और दूसरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर कि हम जीडीपी में कितना ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं, वो हमारा सबसे मजबूत है। और तीसरा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है हमारी, वो भी हमारी दूसरे इकोनॉमीज के मुकाबले में काफी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। और चौथा जो फिस्कल डेफिसिट है, बजाय इसके कि हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, कि हमने बहुत एक्सपेंडिचर भी किया, बट फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डेफिसिट इज स्टिल अंडर कंट्रोल। वी आर कंफर्टेबल दैट वी विल इम्प्रूव फर्दर। तो कुल मिला के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसका टॉलरेंस बिल्कुल जीरो रहता है, उसके लिए वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे बना हुआ है, जिसकी वजह से मजबूरन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रेट हाई करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन किसी के भी हित में नहीं है। हमारा जो डाइवर्स इकोनॉमी है, हमारे जो बहुत ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे लोगों को जो वस्तुएं हैं वो बहुत महंगे स्तर पे नहीं खरीद सकते। और तो हमें सभी वर्गों का ध्यान रख के ये डिसीजन सरकार ने लिए हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, जिसका टॉलरेंस जो है हमारे पास नहीं है। उसको एक ट्रैजेक्टरी जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित है, उसके अंदर लेके आना होगा, तभी जाके हमारी अर्थव्यवस्था जो है कंफर्टेबली स्मूथ पैटर्न पे, एक स्मूथ ट्रैजेक्टरी में रहेगी। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, सबके जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हमारी इकोनॉमी के लिए कोई ऐसा वरिंग फैक्टर नहीं है कि हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टेप्स के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं। दोनों तरफ से डिसीजन आए हैं। एक तो आपने देखा होगा कि एक्साइज ड्यूटीज कट हुई हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर, पीछे सरकार ने 15-20 दिन पहले सिग्निफिकेंट कट किए। और दूसरा, रिजर्व बैंक ने अपना मॉनेटरी टर्म्स में अपने मेजर्स लिए, बड़े कैलिब्रेटेड स्टेप्स लिए हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक अभी बहुत ही उचित कदम होगा। तो आने वाले टाइम में मैं ये देखता हूं कि अगर इन्फ्लेशन नरमी दिखाना शुरू करता है, जैसे कि अभी सीपीआई इन्फ्लेशन में थोड़ी नरमी आई है पीछे के मुकाबले में, क्योंकि बेस इफेक्ट जो है धीरे धीरे नलीफाई हो रहा है। तो अगर सीपीआई इन्फ्लेशन में डब्ल्यूपीआई भी नरमी दिखाता है, तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, तो भारत के लिए कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो हमारी इकोनॉमी को जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी शर्मा जी, जी बिल्कुल, आपने जो पहलू बताए हमें वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जो वैश्विक स्थिति बन रही है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। लेकिन अगर देश की नामी कंपनियों की मैं बात करूं, शेयर बाजार की बात करूं सुभाष जी, तो मैं किसी कंपनी एक का नाम नहीं लूंगा, किसी के एक के शेयर की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन ऐसी कई नामचीन कंपनियां हैं जिनके शेयर बाजार लगातार भारतीय बाजार में गिरावट पर हैं। मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, ठीक बात है। मेरे पास एक पूरी लंबी सूची है, लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। इसकी वजह क्या है? अगेन सेंटिमेंट होता है। जैसे नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स गिरा, S&P 500 इंडेक्स गिरा, बाहर के बाज़ारों के अंदर 20% गिर चुके हैं। तो यहाँ पर भी उनका लिंकेजेज है। ग्लोबल बिजनेस कम होता है या ग्लोबल इकोनॉमी घटती है तो बिजनेस भी कम होता है, डिमांड भी कम हो रही है। चाइना के अंदर जैसे मैंने बताया, तो इंडियन पे फैक्ट्रियों पे, बिजनेसेस पे, इनके ऊपर भी फंडामेंटल्स पे भी वीकनेस आती है। और ये एक विशेष सर्कल है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर मार्केट का, जैसे हम सुन रहे हैं 15 लाख करोड़ हमारा अभी नुकसान हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो ये इसके पीछे क्या होता है कि आने वाले टाइम में इनकी इनकम थोड़ा तो अफेक्ट होगी। हालांकि जैसे फंडामेंटल हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी 7-8% जीडीपी अभी भी इम्प्रूव हो रहेगी, और कंपनियों के रिजल्ट्स ये ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से जो लिंकेजेज है, तो इतनी लिंकेजेज नहीं है इंडियन इकोनॉमी, फिर भी आत्मनिर्भर भारत का फार्मूला चल रहा है। हम यहाँ की कंजम्पशन हमारी बहुत अच्छी है, हमारा इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट नहीं आना। लेकिन ये जो सेलिंग हुई है, इसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो सेलिंग हुई है, इसकी वजह से शेयर ज़्यादा गिरे हैं। फंडामेंटल की वजह से इतने शेयर नहीं गिरने चाहिए। तो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी भी है। जो फंडामेंटल इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, और दे सी एन अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम।
जी डॉक्टर एसपी शर्मा जी, आपसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि भारतीय शेयर बाजार का मुद्दा लोगों से जुड़ा मुद्दा है। जो नामचीन कंपनियां हैं उनके शेयर बाजार में लगातार गिरावट एक देखने को मिल रही है। पिछले 5 सत्रों की अगर मैं बात करूं तो इसमें उतर चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या ये वैश्विक आर्थिक जो मंदी का माहौल हम जैसे कह रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसकी वजह है, या देखिए, कुछ जितने भी स्थानीय फैक्टर कारण हैं भी जो हैं? आपने गिनाए हैं वो सभी फैक्टर इस समय काफी गति में है। जैसे कि रशिया यूक्रेन का अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है कि युद्ध कब समाप्त होगा और कब इसके जो शांति वार्ता में कब इनकी शुरू होगी। और दूसरा जो इन्फ्लेशन का मुद्दा, तो वर्ल्ड वाइड एक पूरा इस टाइम पे अपनी तेज गति में है, जिसकी वजह से पूरा जो उथल पुथल हमने इकोनॉमीज में देखा है, खास करके जो फाइनेंशियल मार्केट्स में। और तीसरा जो उसका स्पिल ओवर है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिससे कि कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह से जो ऐसी कंपनीज जिनका सीधे तौर पे डिमांड से रिलेशन है, उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट देखा गया है। क्योंकि जब डिमांड में स्लो डाउन आएगी तो उनके जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं वो कम होंगे। सेल्स वॉल्यूम कम होने से उनके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन हैं वो इम्पैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो मुनाफा दर है उसमें कमी आ सकती है। जी तो उसकी वजह से जो एक सेलिंग आती है, और उसके बाद जो पैनिक सेलिंग आती है, कई बार सेलिंग ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से मार्केट्स कई बार उतना करेक्ट नहीं होना चाहती। कई बार वो पैनिक सेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा करेक्शन ले आती है। जी, जाहिर सी तो बात है। ये सब कुछ मिला के अभी कुछ टाइम के लिए जो वॉलीटिलिटी बहुत बरकरार रहेगी, और बहुत तेज सेलिंग का माहौल हमने जो देखा है वो आने वाले टाइम में हम और भी देख सकते हैं। मार्केट्स कुल मिला के वॉलेटाइल रहेंगी। जी, जाहिर सी इस बात है, स्ट्रक्चर पे क्या भारतीय चाहिए शेयर बाजार के जो कारोबारी हैं उनको बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है वो अपने में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन अर्थव्यवस्था की अगर बात मैं सुभाष जी करूं तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं सबने एक बात मानी है कि कोरोना संक्रमण के बाद जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि आर्थिक मोर्चे पर भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला बल्कि उसको तीव्र गति से आगे भी सभी एजेंसियों ने माना कि तेजी गति से आगे बढ़ रही है। जबकि बात चाहे चीन की जाए, अमेरिका की जाए या यूरोप के दूसरे देशों की, उनके सामने आर्थिक संकट भारत की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसीलिए अमेरिका ने करीब 28 साल बाद इस तरह का फैसला लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। देखिए, अमेरिका में तो जो ये इन्फ्लेशन हुआ है, ये 40 साल के अंदर इतना भयंकर इन्फ्लेशन बढ़ा है, और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ये भी 22-23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसे इंडिया ने जो कोरोना के बाद जो पोजीशन बनी थी, जो बाहर के लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, कोरोना जैसे, हमने कोरोना को इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन किया है बड़े तरीके से संभाल लिया है, और अब नई कोई वेव, कोई बड़ी चैलेंजिंग वेव नहीं आ रही है, और अब सब कुछ हमारे लिए है। प्रोडक्शन खुला हुआ है, फैक्ट्रियां खुली हुई है, सब चीज़ कंट्रोल में है। यार ये जो इन्फ्लेशन भी बढ़ा है या जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ये भी सप्लाई मिसमैचेस के कारण है, क्योंकि अभी भी इंपोर्ट वगैरह जो होते हैं उसकी फ्रेट बहुत हाई कॉस्ट है। कई कंट्रियों इनके शिपिंग के फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से, और ये इन्फ्लेशन भी जैसे 7.1, अभी थोड़ा सा 7 अप्रैल में 7.8 था, अब 7.1 है। और अभी भी आरबीआई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी को मेंटेन किया हुआ है, और वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए भी कैलिब्रेटेड अप्रोच को उन्होंने रखा है। यदि इन्फ्लेशन हमारा जो उनका रेंज है 4%, 2% प्लस माइनस, यदि इसके बीच में आ जाता है तो इंटरेस्ट रेट का भी सॉफ्ट कर देंगे। आरबीआई ने एक तरह से इंडिकेशन है, क्योंकि अकोमोडेटिव स्टांस अभी भी मेंटेन किया हुआ है। एसपी शर्मा जी, बात हम अमेरिकी फेडरल बैंक की कर रहे हैं कि उसने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं भारतीय बैंकों की बात करूं, रिजर्व बैंक की बात करूं, तो दरों में बढ़ोतरी के फैसले भारत में भी लिए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कितना जरूरी है इस तरह के फैसले लेना?
देखिए, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड हैं, इनके आपस में जो मूवमेंट रहती है वो एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ही रहती है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जी। अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहता है, हम वहाँ नहीं करते, तो हमारी करेंसी और वीक होती है और यील्ड कर्व वहां पे स्ट्रांग होने की वजह से बहुत भारी कैपिटल आउटफ्लो होता है, जिससे कि उल्टा असर जो है रूपी के ऊपर आने की वजह से इंपोर्ट और महंगे होते हैं और इन्फ्लेशन और ट्रिगर करता है। तो हमें थोड़ा सा सिंक में चलना पड़ता है कि अगर दूसरे इकोनॉमीज अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो हमें भी अपने करेंसी की मजबूती के लिए और उसी तरीके से अपना जो यील्ड कर्व है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भी थोड़े सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि हम भी अपना जो ब्याज दर है थोड़ा बढ़ाएं। तो अभी भी जैसे फेड ने अपना और इंक्रीज कर दिया है, उसकी वजह से उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से हमारा बहुत तेजी से आउटफ्लो भी हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हमारा कम दिखाई देगा। तो हम ये नहीं आइसोलेटेड नहीं रह सकते कि एक इकोनॉमी अपना बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे और हम अपना वहीं पे रखें, तो उससे बहुत बड़ा जो डिफरेंशियल्स है वो क्रिएट हो जाते हैं और उससे बड़ा भारी, इससे भी ज्यादा मार्केट्स में गिरावट हो सकती है। जी। तो जाहिर सी इसलिए सभी बैंक्स का आपस में जो जब पूरा वो एक ही प्रयत्न करते हैं कि ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को डिमोरलाइज करना, कि जो मीडिएटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को उस लेवल पर होल्ड ना कर सकें जहां पे वो स्पेकुलेटिव एफर्ट्स करके उनको होल्ड करके रखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ा के उनको डेंट करना है, जिसकी वजह से दूसरा डिमांड साइड से जब हम डिमांड में कमी आएगी तो वो रॉ मटेरियल की कम परचेज होगी, प्रोड्यूसर के पास ऑर्डर नहीं आएंगे तो रॉ मटेरियल कम परचेज करेगा, जिससे कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा रेशनलाइज होने शुरू हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत तेजी से कंट्रोल हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है वो वैश्विक स्तर पर, महंगाई का जो मुद्दा है वो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खास तौर से कोरोना संक्रमण के कारण जिस तरह से आर्थिक चुनौतियां खड़ी दुनिया के सामने हुई, उसने हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अमेरिका को भी कुछ फैसले लेने पड़े हैं अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन उसका असर दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सवाल डॉलर का भी है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत ने अपने फंडामेंटल्स के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, लेकिन ब्याज दरों में संतुलन, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने की भी एक चुनौती सरकारों के सामने रहती है। इसलिए बाजार पे कहीं ना कहीं असर दिखता है, उसका पड़ता है। शेयर बाजार में सावधानी जरूरी है। सुभाष जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर SP शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आपके